इस कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के हाईलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां पर जिमी नाम का एक बच्चा और उसके साथ और कई सारे बच्चे एक रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से तेज सायरन बजने लगते हैं। तभी जिमी की माँ एक बच्चे को लेकर अंदर आती है। वो बच्चों से कहती है कि कोई भी यहाँ से हिलना मत, जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके यहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से खौफनाक आवाजें आने लगी और ये सुनकर सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगे। जिमी डरता हुआ दरवाजे के पास जाता है और अपने फादर को आवाज लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल एक झटके के साथ दरवाजा टूट गया और बाहर से इन्फेक्टेड ज़ोंबी अंदर आकर सभी बच्चों पर हमला कर दिए। वो इन सभी बच्चों को खाने लगे, लेकिन जिमी जो कि दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था वो बच जाता है। वो बाहर निकल जाता है और वो वहाँ अपनी माँ को देखता है, जिस पर कि एक ज़ोंबी अटैक करके उसे भी मार देता है। वो घर के अंदर रोता रहता है और देखता है कि उसके सभी रिलेटिव्स एक एक करके ज़ोंबी बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह से वो घर से निकलने में कामयाब हो गया। और बाहर का नजारा तो और भी खौफनाक था, चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग ही फैले पड़े थे। जिमी को जल्दी से याद आया कि उसके फादर चर्च में है, इसलिए वो जल्दी से चर्च में चला गया। यहाँ पहुंचकर जिमी को एक और झटका लगता है। जिमी का पापा जो कि एक फादर था, वो ये मान चुका था कि इन्फेक्टेड लोग कोई बुराई नहीं है, बल्कि इन्हें गॉड ने भेजा है, उनका न्याय है ये। इसके बाद वो जिमी को अपना लॉकेट देता है और कहता है कि गॉड पर विश्वास बनाए रखना। तभी इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आए और ये देखकर जिमी डर के मारे एक कोने में छिप जाता है। लेकिन जिमी के फादर वहीं पर रुक जाते हैं और सभी इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़ते हैं और उसे भी अपने जैसा ज़ोंबी बना दिया। ये सारी तबाही रेस वायरस की वजह से हुई थी। यूरोप ने इसे अपने इलाके में फैलने से रोक लिया था और यूके को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर दिया गया। अब यूके तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन जो लोग बचे थे अब उन्हें अपनी जान खुद से ही बचानी थी। इसके बाद 28 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। कुछ बचे हुए लोग लैंडफॉर्म आइलैंड पर रहते थे, जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरा इलाका था। और आज के दिन इन लोगों के लिए खास होने वाला था, क्योंकि स्पाइक नाम का बच्चा उन दरिंदों से लड़ने जाने वाला था, वो भी पहली बार। और उसका फादर जेमी हर रोज की तरह नाश्ता तैयार कर रहा था, लेकिन तभी उसकी बीमार वाइफ ईसा के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर जिमी और स्पाइक जल्दी से ऊपर गए। जब ईसा को ये पता लगा कि आज उसका बेटा स्पाइक पहली बार ट्रेनिंग पर जा रहा है, तो ये बात सुनकर वो गुस्सा हो गई और अपने हस्बैंड को गंदी गालियां बकने लगी। लेकिन जल्द ही वो शांत हो जाती है, क्योंकि ईसा को भूलने की बीमारी थी। उसे अक्सर बातें याद नहीं रहती थी और कई बार तो वो ये भी भूल जाती कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद स्पाइक की मुलाकात सैम से होती है और वो उसे एक नया बो गिफ्ट करता है। इसके बाद जब जिमी और स्पाइक ट्रेनिंग पर निकलने लगे तो सभी गाँव के लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। वो स्पाइक को उसकी पहली ट्रेनिंग के लिए उसे ब्लेसिंग दे रहे थे। जब ये दोनों शहर के गेट पर पहुंचे तो जेनी जो कि यहाँ की लीडर थी ने रोक कर एक बात समझाई। यहाँ से जो भी बाहर जाता है, अगर वो खुद से वापस लौट आए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लौटा तो हम उसे ढूंढने नहीं जाते। ये रूल है यहाँ का। हम पहले ही बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। जिसके बाद ये दोनों बाप बेटे आगे बढ़े और एक पतला रास्ता पार करके मेन लैंड पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उसका फादर जिमी उसे सारी बातें समझाता हुआ चल रहा था। जिसके बाद ये लोग एक पुल पार करके जंगल में आ गए। ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से चौकन्ने थे। थोड़ी ही देर में उन्हें एक रेंगने वाला ज़ोंबी दिखाई दिया। जिमी उसे समझाता है कि ये रेंगने वाले ज़ोंबी जरूर हैं, लेकिन खतरनाक उतने ही हैं। जिसके बाद स्पाइक ने उस पर निशाना लगाया और एक निशाने में ही उसे ढेर कर दिया। तभी पीछे से एक दूसरा ज़ोंबी आ गया, जिसे कि जिमी ने तीर मारकर खत्म कर दिया। शोर सुनकर यहाँ पर और भी ज़ोंबी आने लगे, लेकिन जिमी ने उन्हें भी मार दिया। लेकिन जब आखिरी ज़ोंबी बच गया तो स्पाइक ने उसे छोड़ देने को कहा और स्पाइक की बात सुनकर जिमी को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़े और एक घास के खूबसूरत मैदान में आए, जहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। इसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक घर दिखाई दिया, जहाँ पर एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ था, जिसकी बॉडी पर कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। जिमी अंदाजा लगाता है कि शायद किसी ने इसे इंसानी रूप में पकड़कर छोड़ दिया होगा। जिसके बाद ये इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए जिमी अपने बेटे से कहता है कि बेटा यही वक्त है, तुम्हें इसे मारना होगा। लेकिन वो इन्फेक्टेड झटपटा रहा था और इसी डर के मारे स्पाइक तीर नहीं चला पा रहा था। और इतने में ही वो इन्फेक्टेड खुद को छुड़ाकर इन पर हमला करने वाला होता है कि ऐन वक्त पर स्पाइक ने उसे मार डाला। ये देखकर सैम के फादर काफी खुश होते हैं। खैर अब आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में एक जानवर की आधी खाई हुई बॉडी मिली। जब स्पाइक ने ऊपर देखा तो उस जानवर का आधा खाया हुआ सर पेड़ में अटका हुआ था। ये देखकर जेमी को काफी डर लग गया, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ अल्फा ज़ोंबी ही कर सकते हैं। इसलिए जिमी जल्दी से अपने बेटे से कहता है कि बिना आवाज किए चुपचाप मेरे पीछे आओ। और जब थोड़ी देर बाद ये एक खुले घास के मैदान में पहुंचे तो उन्हें अपने सामने उन्हीं अल्फा ज़ोंबी की एक आर्मी दिखाई देती है, जहाँ पर उनका लीडर सामने था।
ये देखकर ये जल्दी से जंगल की तरफ दौड़े और भागते हुए भी जेमी अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा था। उसने दौड़ते हुए अपने बेटे को बताया कि किस तरह से तीर चलाकर वार करना है। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए उस अबेंडेंट घर तक आ पहुंचे और जो भी अल्फा ज़ोंबी इनका पीछा कर रहे थे ये उन पर तीर चलाते गए। उस घर में इन्हें एक एटिक मिल जाती है जिसमें ये दोनों बाप बेटे छिप जाते हैं। अब वो इन्फेक्टेड इन्हें देख तो नहीं पाते लेकिन बाहर वो इनका इंतजार करने लगे अगले कई घंटों तक। जिमी अपने बेटे को समझाता है कि बेटा ये अल्फा ज़ोंबी साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा चालाक भी होते हैं, हम इंसानों के ही जैसे, और इन्हें मारने के लिए बहुत ज़्यादा तीर भी लग रहे हैं और अब हमारे पास तीर खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए इन्हें यहीं पर इंतजार करना होगा। खैर अब रात के अंधेरे में इन्होंने एक आदमी को बाहर अंधेरे में चलते हुए देखा जो कि इनके आइलैंड वाले रास्ते पर थे। जिमी बताता है कि बेटा ये रात में पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे ही लोग हैं। दूसरी तरफ स्पाइक ने आग जलती हुई देखी और जब उसने इस बारे में अपने फादर से पूछा तो जिमी ने ये बात टाल दी। रात में जब स्पाइक होता है तो उसे एक अजीब सपना आता है, उसकी माँ पानी में डूब रही थी और चारों तरफ ज़ोंबी थे। तभी जिमी अपने बेटे को जगाता है क्योंकि ये घर तेजी से कांप रहा था क्योंकि बाहर जानवरों का पूरा झुंड दौड़ रहा था, लेकिन वक्त रहते ये दोनों इस घर से निकल जाते हैं और अगले ही पल इस घर की छत भी गिर जाती है। जिमी ये बात जान गया था कि इस आवाज से वो ज़ोंबी इधर आने वाले हैं, इसलिए वो स्पाइक के साथ जल्दी से घर की तरफ भागा। रात में इनके आइलैंड का रास्ता पानी से ढक जाता था लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने लगे। इन्हें लगता है कि अब ये लोग बच गए, लेकिन तभी ना पहाड़ की चोटी पर एक अल्फा इन्फेक्टेड देख लेता है और वो नंगा पुंगा ज़ोंबी बिना कच्छा पहने इनके पीछे दौड़ने लगा। इन दोनों को ये एहसास ही नहीं था कि खतरा तेजी से इनकी तरफ आ रहा है, लेकिन तभी कई चमगादड़ उड़ते हुए इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देखकर इन्हें खतरे का एहसास हो गया। जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो अल्फा तेजी से इनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ये बिना वक्त गवाए तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन भागते हुए स्पाइक एक गड्ढे में गिर गया। जिमी जल्दी से अपने बेटे को संभालता है और फिर से दौड़ने लगा और साथ ही चीख भी रहा था कि जल्दी से दरवाजा खोलो। जिमी की आवाज़ सुनकर गार्ड्स भी जल्दी से लाइट ऑन कर लेता है। अब आइलैंड के लोग भी उस अल्फा ज़ोंबी को देख लेते हैं और जल्दी से उस पर तीर चलाते हैं। इन तीरों से वो थोड़ा लड़खड़ा तो ज्यादा है, लेकिन बेशुमार ताकत के चलते वो फिर से उठकर इनका पीछा करने लगा। लेकिन इस बार एक बड़ा आग में डूबा हुआ तीर उस पर चलाते हैं जिससे वो सीधा नीचे गिर पड़ा। अब स्पाइक और जिमी जल्दी से भागते हुए जैसे तैसे गेट तक पहुंच जाते हैं। अब जिनी पहले दरवाजा ना खोलकर अच्छे से उनकी आंखें चेक करती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, और पूरा इंश्योर करने के बाद कि वो इन्फेक्टेड नहीं है उसने गेट खोल दिया। अब इनकी इस जीत पर उस रात उस आइलैंड पर जश्न मनाया जाता है कि किस तरह से कितनी बहादुरी से स्पाइक ने उन ज़ोंबीज का सामना किया है। स्पाइक को बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही थी, लेकिन वो इतनी भीड़ और शोर से परेशान होकर वहां से बाहर चला गया और वहां जाकर स्पाइक को जो बियर पिलाई जा रही थी उसकी उल्टी कर दी। और यहाँ पर वो देखता है कि उसका फादर किसी और लड़की के साथ वो सब कर रहा है जो उसे उसकी माँ के साथ करना चाहिए। ये देखकर स्पाइक का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने घर लौट आया जहाँ पर सैम उसकी माँ की देखभाल कर रहा था। स्पाइक उसे पूरी कहानी बताता है और उस आग के बारे में पूछता है जो इसने जंगल में देखी थी, और सैम उसे सच बता देता है कि वो डॉक्टर किल्सन होगा। अगली सुबह स्पाइक की माँ ईसा उठी और सर में दर्द की दवाई मांगी, लेकिन स्पाइक ये नहीं जानता था कि दवाई कहाँ है। तभी जिमी कमरे में आया, लेकिन स्पाइक उसे देखना तक नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद स्पाइक ने हिम्मत जुटाकर जिमी से पूछा कि आखिर इतने वक्त से तुमने मेरी माँ को डॉक्टर केल्सन को क्यों नहीं दिखाया, जिस पर वो कहता है कि डॉक्टर केल्सन पागल है। फिर वो अपने साथ हुई 15 साल पहले की एक घटना अपने बेटे को बताता है जब वो कुछ खोजी दल के साथ वहां गया था। वहाँ हजारों लाशें एक सीध में सजाई गई थी जिनके बीच में एक बड़ी आग जल रही थी। तभी डॉक्टर केल्सन वहां पर आता है और उन लाशों को आग में डालने लगा। साथ ही उसने दूर से हमारी तरफ इशारा भी किया, लेकिन वो नज़ारा इतना डरावना था कि हम सब वहां से डर के भाग गए। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी स्पाइक उससे कहता है कि चाहे डॉक्टर केल्सन कितना भी पागल ही क्यों ना हो, तुम समझते क्यों नहीं, मेरी माँ को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ डैड तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा अफेयर उस दूसरी लड़की के साथ है। ये सुनते ही जिमी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन बाद में उसे पछतावा भी होता है, इसलिए स्पाइक बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया और अपनी माँ के पास चुपचाप बैठ गया। जब उसका फादर ऊपर गया तो स्पाइक ने चाकू निकाल लिया और कहा कि चले जाओ यहाँ से। हालांकि जिमी अपने बेटे से आसानी से चाकू ले लेता है, लेकिन मामला ज्यादा ना बिगड़ा और उसका बेटा नाराज ना हो इसने चाकू से वापस कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। अब स्पाइक अपनी माँ को यहाँ से ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने अनाज के गोदाम में आग लगा दी और फिर गेट वाले गार्ड्स के पास जाकर कहा कि वहाँ पर आग लगी है, तुम्हारी ज़रूरत है, बुला रहे हैं तुम्हें। और जब सभी गार्ड चले गए
तो स्पाइक अपनी माँ ईसा को लेकर वहां से बाहर निकल गया क्योंकि वो उसे डॉक्टर केल्सन के पास ले जाना चाहता था। जब ईसा को ये समझ आया कि ये लोग मेनलैंड तक आ गए हैं तो वो घबरा गई, इसीलिए वो जेमी और अपने हस्बैंड को पुकारने लगी, लेकिन स्पाइक उसे समझाकर शांत कर देता है। खैर अब रात में ये एक अबेंडेंड जगह पर पहुंच जाते हैं और यहीं रुकने के बारे में सोचा। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं पहरा देता हूँ, आप सो जाइए माँ। लेकिन थोड़ी देर बाद स्पाइक को भी पहरा देते वक्त नींद आ गई। उसी वक्त रेंगने वाला एक इन्फेक्टेड यहाँ तक आ जाता है और स्पाइक के जूतों को चबाने लगा। लेकिन जब ज़ोंबी को समझ आया कि ये कीड़े नहीं हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो स्पाइक को काटने वाला था किसी ने उसे पीछे खींच लिया। सुबह जब स्पाइक की आँख खुली तो उसे लगा कि शायद इसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन पास ही में उस ज़ोंबी की लाश पड़ी थी। ईसा उसे कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईसा ने ही उस ज़ोंबी की खोपड़ी पिलर पर पटक कर उसकी जान ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि इन इन्फेक्टेड लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जितना हो सक रहा था इन्फेक्टेड को गोली मार रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगी। अब क्योंकि इन पर अल्फा ज़ोंबी हमला कर रहे थे तो ये सैनिक भी जल्दी ज़ोंबी में बदलने लगे, इसीलिए बचे हुए सैनिकों को अपने बाकी इन्फेक्टेड साथियों को ही मारना पड़ा। आखिर में किसी तरह से 3 सैनिक बचते हुए एक टनल में घुस गए और गेट बंद कर दिया। लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ने लगे एक लंबा चौड़ा अल्फा इन पर हमला कर दिया और इन अल्फा ज़ोंबी की खासियत थी ये सर और रीढ़ का हड्डी ही उखाड़ दिया करते थे। तो इसने एक सैनिक के साथ वैसा ही किया और उसकी निकली हड्डी से दूसरे सैनिक को भी मार दिया। अब ये देखकर तीसरा सैनिक बहुत ज्यादा डर गया और जैसे तैसे टनल से बाहर चला गया। उधर स्पाइक और ईसा भी आगे बढ़ रहे थे और ईसा को रास्ते में भ्रम होने लगा। वो स्पाइक को अपना फादर समझ रही थी। तब ईसा की नाक से खून बहने लगा और खून की स्मेल सुनकर एक इन्फेक्टेड वहां आ गया जिसे कि स्पाइक ने तुरंत मार दिया। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड उनका पीछा करने लगे और स्पाइक चलते चलते उन्हें शूट भी कर रहा था तीर से। और आखिर में चलते हुए वो एक पुराने गैस स्टेशन तक पहुंच गए। स्पाइक ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे इन्हें अंदर मौजूद मीथेन गैस की स्मेल आई और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और इतने में ही कई सारे अल्फा भी अंदर घुस चुके थे, लेकिन इन्फेक्टेड लोग ज्यादा थे, उन्होंने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी ऊपर से एक हैच खुलता है और ऊपर से वो बचा हुआ सैनिक एरिक इनसे कहता है कि जल्दी से किसी जगह पर छिप जाओ। जिसके बाद वो कुछ आग नीचे फेंक देता है जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। सारे ज़ोंबी आग में जलकर मारे गए और ईसा और स्पाइक ने सही जगह ढूंढकर अपनी जान बचा ली थी। जैसे ही माहौल शांत हुआ ये दोनों बाहर आ गए और बाहर आते ही ईसा को तेज सर दर्द होने लगा और उसने उल्टी कर दी। तभी यहाँ पर एरिक आकर स्पाइक से आगे का रास्ता पता करता है, लेकिन स्पाइक उससे अपनी मदद करवाना चाहता था, इसीलिए वो इन्हें कुछ नहीं बताता। और अब इसीलिए बेचारा एरिक स्पाइक की माँ को अपनी पीठ पर लाद कर आगे का सफर तय करने लगा। अब कुछ दूर आगे चलने पर इन्होंने एक जगह पर आराम किया और एरिक अपने फोन पर सिग्नल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क था नहीं। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा था तो एरिक उससे बताता है कि है तो ये काफी काम की चीज, लेकिन फिलहाल एक डिब्बा है। और एरिक ने यहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाई। इतने में ही फोन की बैटरी भी खत्म हो गई और एरिक ने फोन फेंक दिया। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में ईसा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो अकेली ही आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी जिसके अंदर से वो आवाज आ रही थी और जब ये अंदर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर एक अल्फा ज़ोंबी औरत एक बच्ची को जन्म दे रही थी। शुरुआत में वो ज़ोंबी गुस्से में थी, लेकिन ईशा ने उसे ऐसा दिखाया जैसे ये उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद ये उसकी मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद एरिक और स्पाइक भी यहाँ पहुंच गए और ईसा ने स्पाइक से बच्चे की नाल काटने को कहा और फिर बच्चे को पानी से साफ किया। लेकिन तभी उस ज़ोंबी महिला को होश आ जाता है और इन पर हमला ही करने वाली थी कि एरिक ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। इसके बाद एरिक बच्चे को भी मारने कहता है कि इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन ईशा और स्पाइक ने रोक लिया कि ये देखो एकदम ठीक है। इतने में ही एक खौफनाक ज़ोंबी का हाथ नीचे आया और एरिक को ऊपर खींच लिया और थोड़ी देर बाद वो इन्फेक्टेड ज़ोंबी एरिक का सर लेकर नीचे कूदा और ये कोई आम ज़ोंबी नहीं था, इन सभी अल्फा ज़ोंबी का राजा, इनका नेता था। जैसे ही उसने इस मरी हुई इन्फेक्टेड औरत को देखा वो गुस्से से पागल हो गया और इनका पीछा करने लगा। स्पाइक उसे रोकने के लिए लगातार तीर चला रहा था, लेकिन इसका असर उस पर कहाँ होने वाला था। हालांकि उसकी रफ्तार धीमी जरूर हो गई। खैर इसके बाद अब ये जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले वो अल्फा भी इनके पीछे कूद कर इनका पीछा करने लगा, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर केल्सन ने यहाँ आकर उस अल्फा ज़ोंबी को बेहोश कर दिया। फिर डॉक्टर केल्सन इन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं पिछले 3 साल से इस इलाके में भी रह रहा हूँ। साथ ही इन्हें बताता है कि मैं अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगाता हूँ और इससे वायरस का असर नहीं होता। और बात करते हुए उसने एरिक का सर भी अपने पास रख लिया। जब स्पाइक ने उससे अपनी माँ को बचाने की बात कही तो वो इन्हें अपने बोन टेम्पल ले गया और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर इन्फेक्टेड या बाकी जो लोग मरे थे उनकी हड्डियां इकट्ठा करके एक मंदिर जैसी जगह बना दी थी। उसने एरिक के सर को एक भट्टी में डाल दिया और जब सारा मांस साफ हो गया तो इसने उसकी खोपड़ी स्पाइक को देते हुए उसे इस स्कल टावर पर एक सही जगह रखने को कहा।
इसके बाद केल्सन उस नई पैदा हुई बच्ची के बारे में पूरी बात सुनता है। कहता है कि प्लेसेंटा ने इस वायरस से बचा लिया। जिसके बाद वो स्पाइक की माँ की जांच करता है और वो समझ गया कि ईसा को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। ये बात सुनकर तो स्पाइक घबरा गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। ईसा उसे शांत करते हुए कहती है कि बेटा, मैं जानती थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो स्पाइक की आंखें दूसरी ओर करते हुए केल्सन को इशारा करती है कि वो तैयार है, वो अब और दर्द सहना नहीं चाहती। यहाँ पर केल्सन उसे ये समझाता है कि देखो, हमें ये याद रखना चाहिए कि इंसान को एक दिन मरना है, प्यार के साथ और एक सही जगह सही वक्त पर। इसके बाद वो सब बच्चे को स्पाइक को देती है और फिर डॉक्टर केल्सन के साथ जंगल की ओर चली गई, जहाँ पर डॉक्टर केल्सन उसे हमेशा के लिए उसके दर्द से आजाद कर देता है। और स्पाइक यहाँ बैठा हुआ अपनी माँ के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों को याद करता रहा। थोड़ी देर बाद केल्सन स्पाइक की माँ की खोपड़ी लेकर वापस आया और स्पाइक को देते हुए कहा कि ये लो, इन्हें सही जगह दो। जिसके बाद स्पाइक ने अपनी माँ की खोपड़ी को उस टावर के सबसे ऊपर रख दिया, लेकिन इतने में ही उस अल्फा को होश आ गया और वो इन तक पहुंच गया। जिसके बाद केल्सन और स्पाइक जल्दी से एक जमीन में बने बंकर में छिप गए, लेकिन अल्फा उन्हें ढूंढ लेता है और ढक्कन हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया और चुपचाप चला गया। इन्हें लगा कि अब हम सेफ हैं, लेकिन तभी अल्फा ने लकड़ी तोड़कर अपना हाथ अंदर घुसा दिया और केल्सन को पकड़ लिया। और वो डॉक्टर केल्सन का सर उखाड़ने ही वाला था कि स्पाइक ने डॉक्टर केल्सन की वो नींद की सुई निकालकर उस ज़ोंबी के हाथ पर लगा दी। जिसके बाद वो ज़ोंबी फिर से बेहोश हो गया और इसके बाद स्पाइक उस बच्चे को लेकर अपने उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। उसने उस बच्चे का नाम ईशा रखा और एक चिट्ठी के साथ उस बच्चे को उस आइलैंड के गेट पर छोड़ दिया ताकि ये जेनी को मिल जाए। चिट्ठी उसके बाप जेमी ने पढ़ी। वो समझ गया कि स्पाइक कहीं दूर चला गया है। उस पर लिखा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मुझे जरूरत होगी वापस आ जाऊंगा। साथ ही लिखा था कि डॉक्टर केल्सन पागल नहीं है और ये बच्चा भी पूरी तरह से इंसान ही है। जेमी ये देखकर बहुत परेशान हो गया और अपने बेटे को देखने के लिए गेट तक आ गया, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज था, वो ज्यादा दूर आगे नहीं जा पाया। 28 दिन बाद हमें स्पाइक को मेनलैंड पर ही दिखाया जाता है और जानवरों का शिकार करके जिंदा था। तभी एक अल्फा उसे देखकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन स्पाइक ने बिना घबराए एक ही तीर से उसका काम खत्म कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद और इन्फेक्टेड आने लगे तो स्पाइक को यहाँ से भागना पड़ा। आगे का रास्ता चट्टान से बंद था और यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा पहुंचा, जिसे कि स्पाइक ने फिर से मार दिया। तभी उसे एक सीटी की आवाज आई और इसे जिमी दिखाई दिया और ये वही बच्चा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये बड़ा हो गया था। वो स्पाइक की ताकत देखकर कहता है कि तुम कमाल के बंदे हो, मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? अपनी टीम से मिलवाता है वो इसे। तभी यहाँ पर कुछ और अल्फा ज़ोंबी आ गए और ये टीम बड़ी ही खतरनाक थी। एक झटके में ही इन सब ने एक एक करके उन सभी अल्फा ज़ोंबीज की जान ले ली। लड़ते हुए सब लोग हंस रहे थे, मजा कर रहे थे, जैसे ही उनके लिए रोज का काम हो। आखिर में जिमी जोर से स्पाइक से कहता है हमें दोस्त बन जाना चाहिए और स्पाइक उनकी गैंग ज्वाइन कर लेता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।